आज इस लेक्चर में हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट मिल्क प्रोडक्ट का टॉपिक खोआ के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे खोआ की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन ऑफ खोआ, फूड एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ खोआ, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं, उनके प्रिंसिपल, ऑपरेशन एंड प्रोसेस कैसे होता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो काऊ एंड बफेलो मिल्क हम खोआ बनाने के लिए यूज़ करते हैं उनकी फ़िज़िकल क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड मार्केटिंग ऑफ खोआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप की कौन से टाइप की स्पॉइलेज है जो खोआ में हो सकती है, उसको कैसे हम जज करेंगे, कैसे एग्जामिन करेंगे एंड कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ खोआ। खोआ खावा मावा refers to the partially dehydrated whole milk product prepared by continuous heating of milk in a kadahi over a direct fire while also constantly stirring cum scraping by using a kunti till it reaches a semi-solid consistency. Thereafter the pan contents are removed from the fire and worked up into a सॉलिड मास नॉन एज खोआ पैट। तो इसमें होता क्या है कि हम होल मिल्क लेते हैं किसी भी कढ़ाई में एंड उसको हम डायरेक्ट हीट के ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो उसमें उसको बीच में स्टीयरिंग करते रहते हैं, मिल्क को हिलाते रहते हैं और मिल्क है जो नीचे कढ़ाई में लगना नहीं चाहिए, इस तरह से मिल्क को है जो स्टीयरिंग करते रहना है। तो वो मिल्क धीरे धीरे पार्शली डिहाइड्रेट हो जाता है, उसमें से मॉइस्चर रिमूव होने लगता है। जब सेमी सॉलिड स्टेट पे वो डो जैसा कंसिस्टेंसी हमें दिखने लगे तब हम कढ़ाई को हीट में से उतार लेते हैं एंड उस मास को, जो सॉलिड मास हमारे पास आया है, उसे खोआ पैट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू PFA रूल, जो खोआ है वो एक प्रोडक्ट है जो काओ या फिर बफेलो मिल्क से बनता है, या फिर काओ या बफेलो मिल्क का कम्बिनेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं बाय रैपिड ड्राइंग। जो मिल्क फैट कंटेंट होता है खोआ में वो 20% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ खोआ। जो मेन टाइप्स वैरायटीज़ हैं खोआ की वो हैं पिंदी, धाप एंड धपेंदर। ये दिल्ली में बनाई जाती हैं एंड जो दिल्ली है वो खोआ मार्केटिंग का सेंटर है हमारी कंट्री में। दीज टाइप्स डिफरेंट इन क्वालिटी एंड ऑल्सो इन प्राइस, ठीक है। ये सारी जो मैंने आपको बताई, पिंदी, धाप एंड धनेंदर, ये प्राइस एंड क्वालिटी में डिफरेंट होती हैं। All of these varieties are in a demand and are required for specific type of sweets. कंपोजिशन पढ़ेंगे, खोआ की कंपोजिशन क्या होती है। तो 3 टाइप का मैंने आपको बताई, पिंदी, धार एंड दानेदार, ठीक है। तो इनमें फैट कितनी होती है, मॉइस्चर कितना होता है, परसेंटेज एंड स्पेसिफिक स्वीट्स जो प्रिपेयर्ड होते हैं इनसे वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट जो पिंदी है उसमें 21 से लेके 26% फैट प्रेजेंट होती है, 31 से लेके 33% मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एंड इसको हम यूज़ करते हैं बर्फ़ी, पेड़ा बनाने के लिए, ठीक है। सेकंड है जी धार। धार में जो फैट है वो 20 से 23% होती है, मॉइस्चर 37 से 44% होता है एंड इसको गुलाब जामुन या फिर पेंटोआ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ अ दानेदार। तो इसमें जो फैट है वो 20 से 25% होती है एंड 35 से 40 मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक स्वीट इससे कौन सा हम प्रिपेयर करते हैं, कलाकंद, गौड़ बर्फ़ी, ठीक है, इसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ खोआ। तो खोआ की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। तो टाइप ऑफ मिल्क, जैसे काऊ मिल्क है, काऊ मिल्क से अगर हम खोआ प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें मॉइस्चर 25.6% होता है, फैट 25.7% होती है, प्रोटीन 19.2%, लैक्टोज 25.5%, ऐश 3.8% एंड आयरन 103 ppm प्रेजेंट होता है। बफेलो मिल्क से अगर खोआ प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें 90.2 मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है, फैट 37.1%, प्रोटीन 17.8%, लैक्टोज 22.1%, ऐश 3.6% एंड आयरन की क्वांटिटी ppm में 101 होती है।
तो इस टेबल में बताया गया है कि जो एवरेज कंपोजिशन है काऊ मिल्क की जो हम यूज़ कर रहे हैं खोआ बनाने के लिए अलग अलग है एंड बफेलो मिल्क की अलग अलग है। ठीक है, जो काऊ मिल्क है उसमें फ़ैट 4.8%, टोटल सॉलिड 13.8% एंड रेशो है जो इनकी कंसनट्रेशन का वो 5.4 होता है। जो बफेलो मिल्क अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फ़ैट है जो 8.4%, टोटल सॉलिड 18.2% एंड रेशो है जो दोनों की वो 4.5% है यूज़ की जाती है। अब हम पढ़ेंगे फूड एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ खोआ। तो जो फूड एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू है खोआ में वो फेयरली लार्ज होती है। लार्ज क्वांटिटी में मसल बिल्डिंग प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होती हैं एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू वेरी हाई होती है। जो बोन फॉर्मिंग मिनरल्स होते हैं, एनर्जी गिविंग फैट एंड लैक्टोज खोआ में प्रेजेंट होती है। ये भी देखा गया है कि जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, विटामिन ए, डी, ठीक है, इनमें इनकी क्वांटिटी भी खोआ में फेयरली लार्ज क्वांटिटी होती है एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे विटामिन बी, ये भी ओरिजिनल मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ खोआ, जिसमें फर्स्ट है एग्जिस्टिंग ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली 2 से 3 kg या फिर ज़्यादा मिल्क लेके एक बैच में हम बॉयल करते हैं कढ़ाई में। ठीक है, तो ओवर अ ब्रिस्क नॉन स्मोकी फायर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर स्मोकी फायर यूज़ करते हैं तो स्मोक फ्लेवर आने लगता है, खोआ जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारे पास आता है। ठीक है, ये इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। The milk is stirred vigorously and constantly with a circular motion by a kunti। ठीक है, तो मिल्क को पहले हमने लेना है कढ़ाई में, उसको नॉन स्मोकी फायर पे रखना है। उसके बाद मिल्क को हमने सर्कुलर मोशन में विद द हेल्प ऑफ स्टिरर हमें स्टिरिंग करनी है। तो इसमें क्या होगा, मिल्क है जो वो लाइटली स्क्रैप्ड होगा। तो हमें अच्छे से स्टिरिंग करनी है ताकि जो मिल्क में स्कॉचिंग की जो प्रॉब्लम आती है वो प्रिवेंट हो सके। कांस्टेंट इवेपोरेशन होता रहेगा मॉइस्चर का एंड उसकी वजह से मिल्क थिकन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम खीर बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है कि नो शुगर इज़ एडेड, मिल्क डिहाइड्रेशन कंटिन्यू। शुगर हमको ऐड नहीं करना है, मिल्क धीरे धीरे डिहाइड्रेट होता रहेगा। एट अ सर्टन कंसंट्रेशन heat coagulation of milk protein begin and the concentrate become progressively insoluble in water। तो इस स्टेज पे मिल्क का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगता है। हीटिंग कंटिन्यूड रखनी है, ग्रेटर कंट्रोल रखना है हेयर आफ्टर एंड द स्पीड ऑफ स्टिरिंग कम स्क्रैपिंग इंक्रीज्ड। Soon the viscous mass reaches a semi-solid pasty consistency and begins to dry up। Very close attention is paid to the last stage। जो फाइनल प्रोडक्ट है वो रेडी हो जाता है। कब रेडी हो जाता है, जब हमें पता चलने लगे कि बॉटम को स्टिक ना हो, बॉटम से वो फाइनल प्रोडक्ट हमारा स्टिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तब हमें पता चल जाता है कि हमारा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर हो चुका है। तो जो खोआ पैट है वो उसको हम रिमूव कर लेंगे पैन में से एंड फायर में से हम कढ़ाई को भी निकाल देंगे। उसके बाद सिंगल कम्पैक्ट मास बन जाएगा उसका। ठीक है, तो उसको हम डिफरेंट साइज एंड शेप्स में मार्केट में जनरली सेल कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड मेथड है जी इम्प्रूव्ड मेथड। तो इम्प्रूव्ड मेथड में पहले हम इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद कंडीशंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क कौन सी यूज़ होती है। फर्स्ट इज़ अ इक्विपमेंट। इसमें हम कढ़ाई या फिर ओपन फायर कम्बिनेशन कैन कन्वेंशनली बी सब्सिट्यूटेड बाय द स्टेनलेस स्टील जैकेटेड पैन कैटल भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि मोस्टली डायरीज़ में यूज़ की जाती है। स्टेनलेस स्टील जैकेटेड पैन कैटल, तो इसमें जो जैकेट होती है वो आइदर स्टीम या फिर वाटर में भी उसमें सर्कुलेटेड होता रहता है, होना चाहिए। दिस विल नॉट ओनली प्रोवाइड ग्रेटर कंट्रोल ओवर द डिहाइड्रेशन प्रोसेस। तो ये जो वाटर सर्कुलेट होता है या फिर स्टीम जैकेट में, तो ये कंट्रोल करती है डिहाइड्रेशन प्रोसेस को एंड नॉन स्मोकी हीटिंग मीडियम देती है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड आयरन स्टिरर है वो फ्लैटन होगा एट वन एंड पे एंड स्टिरिंग कम स्क्रैपिंग नॉर्मली यूज़ की जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस कौन कौन सी हैं डिहाइड्रेशन की।
जो फिजियोकेमिकल क्वालिटी है खोआ की वो इन्फ्लुएंस होती है कि डिहाइड्रेशन की कंडीशंस कैसी हैं, जैसे कि टेम्परेचर क्या है डिहाइड्रेशन का, स्पीड क्या है स्टिरिंग ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, एंड एक्सटेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, कितना मिल्क हम यूज़ कर रहे हैं पर बैच में डिहाइड्रेशन करने के लिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू obtain डिज़ायरेबल बॉडी एंड टेक्सचर इन खोआ, जो मिल्क है उसको हमें बॉयल करना है एंड पेस्ट की कंसिस्टेंसी में लेके आना है। देन जो टेम्परेचर है उसको लोअर कर देना है जब तक पैट की फॉर्मेशन स्टेज नहीं आ जाती। तो इसके दौरान जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, मिल्क को स्टिर करना है हमको 96 से 100 RPM पे। ठीक है, जो डिहाइड्रेशन है उसको हमें स्टॉप्ड कर देनी है जब पैन कंटेंट स्टार्ट ना कर दे पैन की सरफेस को लीव करना। ठीक है, जब वो सारा मास है जो वो पैन से स्टिक होना बंद कर दे। ठीक है, पैन से जब वो स्टिक ना हो तो वो लीव करने लग जाए पैन की सरफेस को, तब हमको स्टिरिंग करना बंद करनी है। तो अमाउंट ऑफ मिल्क हैंडल्ड पर बैच शुड बी between 1/4 to 1/5 of the total capacity of the pan used। नेक्स्ट, कौन सी क्वालिटी का मिल्क हमें यूज़ करना है, कैसी उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। जो मिल्क की क्वालिटी है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है कुछ फैक्टर से, जैसे कि खोआ की जो क्वालिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है कुछ फैक्टर से, जैसे कौन सी टाइप का मिल्क है, फैट लेवल कितना था उसमें, एसिडिटी कितनी थी, अडल्ट्रेशन तो नहीं थी मिल्क में, होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, इन सब से इफ़ेक्ट होती है। तो खोआ प्रोडक्शन के लिए जो बफेलो मिल्क है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें बफेलो मिल्क हम जब यूज़ करते हैं तो जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट आता है खोआ, उसकी जो सॉफ्ट होता है वो लूज़ बॉडी होती है एंड स्मूथ होता है, ग्रैनुलर टेक्सचर होता है। ठीक है, तो उसको खोआ स्वीट्स में हम यूज़ करते हैं। जो बफेलो मिल्क होता है उसमें वो हमें ज़्यादा ईल्ड में खोआ देता है एज़ कम्पेयर टू काऊ मिल्क, क्योंकि फ़ैट लेवल है जो बफेलो एंड काऊ मिल्क का दोनों का बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अगर जो फ़ैट लेवल है वो कम होगा, अबव रिजल्ट्स इन एन अनडिज़ायरेबल हार्ड बॉडी आएगी एंड कोर्स टेक्सचर आएगा फिनिश्ड प्रोडक्ट का। अगर फ़ैट लेवल ज़्यादा होगा तो उससे खोआ अच्छी क्वालिटी का बनता है। फ्रेश स्वीट मिल्क यील्ड द बेस्ट रिजल्ट वाइल डेवलप्ड एसिडिटी इन मिल्क प्रोग्रेसिवली टेंड्स टू प्रोड्यूस एन अनडिज़ायरेबली सोर फ्लेवर एंड कोर्स टेक्सचर इन द खोआ विच इज़ रेंडर्ड अनसूटेबल फॉर स्वीट प्रोडक्शन। न्यूट्रलाइजेशन और जो स्टेबलाइजेशन है एसिड मिल्क की, वो इम्प्रूव करती है टेक्सचर को, बट इम्प्रूव नहीं करती फ्लेवर एंड खोआ के फ्लेवर को इम्प्रूव नहीं करती। अडल्ट्रेशन है जो मिल्क में विद स्टार्च की हुई हो तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी बॉडी है जो हार्ड बनती है। ठीक है, अगर होमोजेनाइजेशन है जो काऊ एंड बफेलो मिल्क की, उसकी वजह से अगर होमोजेनाइजेशन पहले की गई हो काऊ या फिर बफेलो मिल्क की, तो उससे क्या होता है जो खोआ की बॉडी है वो सॉफ्टर होती है एज अगेंस्ट अनहोमोजेनाइज्ड मिल्क। खोआ from homogenized milk are shown lower fat leakage, less browning and reduced patting tendency as compared to that obtained from unhomogenized milk। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस मेथड के बारे में। कॉन्टिन्यूस मेथड में in order to overcome the drawback of the existing batch method of खोआ making, a continuous खोआ making machine is a large scale production of खोआ was designed and developed। तो जो ड्रॉबैक आया था एग्जिस्टिंग बैच मेथड में खोआ मेकिंग में, तो उसको कम करने के लिए कॉन्टिन्यूस मेथड को बनाया गया है लार्ज स्केल पे अगर हम प्रोडक्शन करना चाहें खोआ की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम पहले पढ़ेंगे इक्विपमेंट्स, प्रोटोटाइप, उसके बाद प्रिंसिपल क्या है, ऑपरेशन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट जो इक्विपमेंट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, एक स्टीम जैक्टेड ड्रम हीटर होता है जो कि रोटरी स्क्रैपर उसके अंदर लगा होता है एंड आउटलेट वॉल्व लगे होते हैं, मिल्क आउटलेट वॉल्व। तो सेकेंड इज़ 2 ओपन स्टीम जैक्टेड पैन होते हैं विद आउटलेट वॉल्व, 2 सेट्स ऑफ स्क्रैपर होते हैं फॉर द पैन एंड अ पावर ड्राइव फॉर द स्क्रैपर। A cover is provided over the pan to prevent the dust and dirt falling into it।
जो रोटरी स्क्रैपर होता है उसका प्रिंसिपल होता है कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। एंड पैन स्क्रैपर आर द स्प्रिंग लोडेड रेसिप्रोकेटिंग टाइप। द स्टीम सप्लाई लाइन इज कनेक्टेड टू द ड्रम हीटर एंड द पैन। देयर आर 3 सेपरेट रेगुलेटिंग वॉल्व टू कंट्रोल एंड सप्लाई steam to the heater and pan, which are in turn provided with separate steam inlets and condensate outlets. A pressure gauge is provided in the steam line. The whole equipment is exposed by stand. अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल के बारे में। इस प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है? जो मिल्क है उसको कॉन्टीन्यूसली हीट किया जाता है स्टीम जैक्टेड ड्रम हीटर में एंड पार्शली कंसनट्रेट हो जाता है वहाँ पे मिल्क, ठीक है। इसके बाद हीटिंग करते हैं, कंसनट्रेशन करते हैं मिल्क की ओपन स्टीम जैक्टेड पैन में जब तक वो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी हमें खोआ की मिल नहीं जाती। उसके बाद हम खोआ को रिमूव कर लेते हैं मैकेनिकली। पावर ड्राइवन स्क्रैपर है जो वो ड्रम हीटर में स्कॉर्चिंग एंड बर्निंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके डिटेल में प्रोसीजर को। फर्स्टली जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसको क्लीन करना है, सैनिटाइज करना है, वॉल्व को प्री सेट करना है, ठीक है। ऑल बेयरिंग पॉइंट लुब्रिकेटेड विद द वेजिटेबल ऑयल। स्क्रैपर स्प्रिंग properly tightened for smooth operation and all scraper run for a few seconds with water to test performance, ठीक है। तो जो मिल्क आउटलेट वॉल्व है ऑफ द ड्रम हीटर उसे हम क्लोज कर देंगे एंड मिल्क इनलेट वॉल्व है जो उसमें 10 से 12 लीटर ऑफ मिल्क को अंदर आने देंगे, ठीक है। तो जो रोटरी स्क्रैपर है उसको स्टार्ट करेंगे उसके बाद एंड द स्टीम लाइन वॉल्व फॉर द ड्रम जैकेट opened gradually. The milk is boiled vigorously for 10 से 15 मिनट के लिए मिल्क जो बॉयल होगा। उसके बाद मिल्क है जो कंसनट्रेट हो जाएगा 2.5 टाइम ऑफ इट्स वेट। नाउ फिर उसके बाद मिल्क को हम आउटलेट वॉल्व को ओपन कर देंगे एंड कंसनट्रेट फ्लो हो जाएगा वो फर्स्ट पैन में क्या होगा, जो रेसिप्रोकेटिंग स्क्रैपर है वो स्विच्ड ऑन हो जाएगा एंड स्टीम लाइन वॉल्व है जो वो पैन जैकेट ओपन हो जाएगा। वहाँ पे मिल्क है जो 7 to 8 मिनट्स के लिए बॉयल होगा। उसके बाद जो टोटल कंसनट्रेशन है मिल्क की वो 3 to 5 टाइम्स में रीच हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट पैन आउटलेट है उसको ओपन कर देंगे, मिल्क कंसनट्रेट को हम सेकेंड पैन में भेजेंगे। वहाँ पे स्क्रैपर के एक्शन के द्वारा मिल्क है जो पुश होगा एंड सेकंड पैन में सेम प्रिंसिपल से ये भी वर्क करेगा। 6 से 7 मिनट के लिए मिल्क है जो बॉयल होगा एंड जो फाइनल कंसनट्रेशन है वो 4.5 टाइम हमें ऑब्टेन होगी। द खोआ आउटलेट वॉल्व ऑफ द सेकेंड पैन इज़ ओपन एंड विस्कस सेमी सॉलिड मास है जो खोआ का हमें पुश्ड आउट हो जाएगा मैकेनिकली बाय द स्क्रैपर एंड collected into a container held underneath. The process is continuous. तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट आता है हमारे पास खोआ उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट अब आएगा वो 33 से 37% होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस का एडवांटेजेस क्या है? खोआ को लार्ज स्केल पे अगर हम बनाना चाहते हैं तो हाइजेनिक कंडीशन में हम कॉन्टीन्यूस मेथड से खोआ को प्रिपेयर कर सकते हैं। कंसिडरेबल सेविंग इन मैन आर एंड ह्यूमन डर्जरी इज मेड पॉसिबल। अब हम पढ़ेंगे फिजियोकेमिकल चेंजेस कौन कौन से आते हैं जब मिल्क कन्वर्ट होता है खोआ में। फर्स्ट जो चेंज हो जाती है स्टेट चेंज हो जाती है मिल्क की। मिल्क लिक्विड स्टेट में होता है, खोआ सॉलिड स्टेट में होता है। उसके बाद इंटेंसिटी है जो कलर की वो भी चेंज हो जाती है। ब्राउन टिंग ऑफ ब्राउन कलर हमें मिलता है फिनिश्ड प्रोडक्ट का फ्रॉम लाइट टू अ मोर इंटेंस शेड ऑफ कलर। नेक्स्ट होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क फैट। जो मिल्क फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो सब डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ अ फ्री फैट फॉर्मेशन। फ्री फैट की फॉर्मेशन हो जाती है। कंसिडरेबल फ्री फैट इज प्रोड्यूस्ड रप्चरिंग ऑफ द फैट ग्लोब्यूल मेम्ब्रेन बाय विग्रियस स्क्रैपिंग के दौरान जो फैट ग्लोब्यूल्स की मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है एंड फ्री फैट की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होती है। हीट कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स की हीट कोगुलेशन हो जाती है जब कंबाइंड एक्शन होता है हीट एंड कंसनट्रेशन का। उसके बाद है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ लैक्टोज।
फ्रॉम द डाइल्यूट सोल्यूशन इन मिल्क लैक्टोज प्रेजेंट होता है खोआ में, हमारे पास आता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की फॉर्म में। नेक्स्ट इज़ अ पार्शियल प्रेसिपिटेशन हो जाती है खोआ सॉल्ट की, जो एक पोर्शन होता है मिल्क सॉल्ट का वो प्रेसिपिटेट हो जाता है एक्शन ऑफ हीट के कारण, ठीक है। तो जो आयरन कंटेंट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है 2 से लेके 4 ppm इन मिल्क। जो आयरन कंटेंट है वो खोआ में 100 ppm तक रीच हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे जो फिज़िकल क्वालिटी है काओ एंड बफेलो खोआ की, ठीक है। तो जो बफेलो मिल्क से खोआ बनाया है उसकी फ़िज़िकल क्वालिटी कैसी होगी, एंड काओ मिल्क से जो खोआ बनाया है उसकी फ़िज़िकल क्वालिटी कैसी होगी। कलर काओ मिल्क से काओ खोआ जो है वो स्ट्रॉ पेल येलो कलर होगा, एंड जो बफेलो मिल्क से खोआ बना है उसका कलर वाइटिश होगा या फिर ब्राउन होगा, ठीक है। अपीयरेंस काओ मिल्क खोआ से मॉइस्ट सरफेस होती है, एंड बफेलो मिल्क खोआ है जो वो स्लाइटली ऑयली या फिर ग्रीसी सरफेस होती है। जनरल में जो बफेलो मिल्क से खोआ आता है उसका यूनिफॉर्म वाइटिश कलर होता है एंड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, या फिर ब्राउन हो सकता है। स्लाइटली ऑयली होता है, ग्रेनुलर टेक्सचर होता है एंड नटी फ्लेवर होता है, ठीक है। माइल्डली कुक या फिर स्वीट टेस्ट होता है जो बफेलो मिल्क से खोआ प्रिपेयर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पैकेजिंग, स्टोरेज एंड मार्केटिंग। पैकेजिंग नॉर्मली जो इंडिविजुअल खोआ पैड्स हैं उनको पैकेज नहीं किया जाता। मॉडर्न पैकेजिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं जैसे वेजिटेबल पार्चमेंट पेपर, रैपर्स, फिल्म बैग्स, पाउचेस, लेमिनेटेड पाउचेस एंड टिन प्लेट कैंस, इनको हम यूज़ करते हैं। इनका जो पैक का साइज़ होता है वो 0.5 से लेके 1.0 kg होता है। ऑल्दो पैक्स स्मॉलर देन 0.5 kg आर आल्सो अवेलेबल। स्टोरेज जो खोआ है उसको 5 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम स्टोर करते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग एट प्रेजेंट खोआ इज़ जनरली मार्केटेड सून आफ्टर प्रोडक्शन इन एन unpackaged and crudely packed condition depending on the distance of the market। अब हम पढ़ेंगे कौन से टाइप की स्पॉइलेज है जो खोआ में होती है, ठीक है। जो स्पॉइलेज है खोआ में वो रूम टेम्परेचर में करैक्टराइज की जाती है बाय अ रेंसिड फ्लेवर, वाइल लोअर टेम्परेचर पे जो खोआ है उसका स्टेल या फिर सोर फ्लेवर आता है। एट रूम एंड रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पे मोल्ड की ग्रोथ हो जाती है सरफेस पे, खोआ की सरफेस के ऊपर, ठीक है। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ खोआ मिल्क इज सब्जेक्टेड एज अ ड्रास्टिक हीट ट्रीटमेंट, एरोबिक स्पोर फॉर्म हो जाते हैं, आर नोन टू सर्वाइव सच हीट ट्रीटमेंट्स एंड मे आउट नंबर अदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर बाय सजेस्टिंग दैट द सर्वाइवर माइट have multiplied during subsequent storage. The possibility of contaminants gaining entry into these products during subsequent handling also cannot be ruled out। तो अब हम जजिंग एंड ग्रेडिंग कैसे करते हैं खोआ की, स्कोर कार्ड के साथ। तो इसमें फ्लेवर को स्कोर दिए जाते हैं 45, बॉडी एंड टेक्सचर को 35, कलर एंड अपीयरेंस को 15 स्कोर दिए जाते हैं, पैकेज को 5। तो जो 100 स्कोर्स होते हैं जो परफेक्ट स्कोर होता है, इससे हम खोआ को जज करते हैं, ग्रेड करते हैं। तो प्रोसीजर क्या होता है एग्जामिन करने का। फर्स्ट सैम्पलिंग, शार्प ब्लेड नाइफ की हेल्प से हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को ऑब्टेन करेंगे। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहले हम सैनिटरी कंडीशन को नोट करेंगे पैकेज की, ठीक है। बिफोर टेकिंग द सैंपल ऑब्जर्व करेंगे सरफेस की खोआ पैड को एंड एग्जामिन करेंगे कि कलर है जो इनसाइड एंड आउटसाइड से उसकी यूनिफॉर्मिटी कैसी है। फिर उसके बॉडी एंड टेक्सचर है जो खोआ की, जैसे कि हार्डनेस, सॉफ्टनेस, सैंडीनेस, स्मूथनेस, कोर्सनेस, ग्रेनुलेटी एंड ग्रीटीनेस और टेक्सचर, लीकेज, ठीक है, मॉइस्चर, इन सब को हम मेज़र करेंगे। फिर हम एक स्मॉल पीस लेंगे खोआ सैंपल का एंड हम
टंग पे रखेंगे। उसके बाद हम उसे च्यू करके देखेंगे जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाता, एंड माउथ में हम उसको रोल करेंगे। फिर हम उसके फ्लेवर को, स्मेल और टेस्ट को नोट करेंगे, एंड उसके बाद हम सैंपल के आफ्टर टेस्ट को भी नोट करेंगे। तो जो हाई ग्रेड बफेलो मिल्क से खोआ बनता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसका यूनिफॉर्म वाइटिश कलर होना चाहिए, सॉफ्ट बॉडी एंड स्मूथ ग्रैनुलर टेक्सचर होना चाहिए, रिच एंड नटी फ्लेवर होना चाहिए। जनरली उसमें स्लाइटली कुक्ड स्मेल एंड स्वीटिश वो होना चाहिए, ऑफ फ्लेवर उसमें नहीं होना चाहिए, सरफेस भी ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफेक्ट कौन कौन से आते हैं खोआ में, क्यों आते हैं, एंड इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।